जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो ये हमारा संपादकीय है, ये थोड़ा अलग हटके एक पर्सपेक्टिव, एक सोच दिखाया गया है। इसमें इन्होंने अलग हटके ये सोचा है कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पर बिकने वाले विभिन्न प्रोडक्ट्स का ज़माना है। अब इंटरनेट और मोबाइल ये तो अपने भारत में करोड़ों संख्या में बढ़ रहा है और लगभग इसकी पहुंच हर ज़िले, हर शहर, हर गांव तक धीरे धीरे पहुंच रही है। लेकिन इन्होंने भाषा को एक माध्यम, एक आधार बनाकर ये बताने की और पूछने की कोशिश की है कि जो अंग्रेजी को छोड़ के बाकी भाषाएं हैं, और ख़ास तौर पर वो भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं हैं, या फिर अल्प भाषाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं बोली जाती है, उन लोगों तक आप इंटरनेट की अच्छी समझ कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि हर जगह इंटरनेट के लिए अंग्रेजी आपने भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है, और बाकी जो भाषाएं हैं, चूंकि उनकी एक पकड़ नहीं है इंटरनेट को लेके, उसमें जो साक्षरता है, डिजिटल साक्षरता बाकी भाषाओं में नहीं है अपने देश में उतने अच्छे से, उसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने एक लिखा है। अब ये आपके लिए कैसे काम आ सकता है, देखिए, डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही न के बराबर चांस है, लेकिन आप इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसको कैसे लिख सकते हैं कि जैसे GS3 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मान लीजिए कि इंटरनेट है, इंटरनेट की पहुंच आप लोगों तक बढ़ाएंगे, उसकी जागरूकता कैसे फैला सकते हैं, ये जो भी ऑनलाइन लोगों को जो फ्रॉड किया जा रहा है, तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, इससे लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या इसमें भाषा का कोई रोल है। मतलब भाषा का एक पर्सपेक्टिव, ये एंगल जो है भाषा का, ये आप जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से, या फिर कभी आपसे इस बारे में इंटरव्यू में कहीं पूछा गया तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय को। देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ऐसे शुरुआत की है कि भाषा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है, जैसे कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। व्यक्ति की पहली भाषा ही उसकी जातीय पहचान और इसकी आंतरिक क्षमता के विस्तार का सशक्त माध्यम होता है। इसलिए व्यक्ति की क्षमता का महत्तम उद्घोष इसकी मातृभाषा में होता है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हैं कि व्यक्ति की क्षमता का जो महत्तम उद्घोष है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो सबसे अधिक महत्व बताने वाला एक तरीका है, वो उसकी मातृभाषा में ही छिपा होता है। जाहिर है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में अल्पसंख्यक भाषाओं के, यानी कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है, कि इनका जो संकुचन है उसको स्वीकार करना दरअसल लोगों की मौलिक क्षमता के विस्तार में व्यवधान उत्पन्न करने के समान है और राष्ट्र की व्यापक क्षमता के विकास को रोकने जैसा है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में अगर अल्पसंख्यक भाषाओं के संकुचन को आप स्वीकार करते हैं, संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कि मतलब आप एक ही दो भाषाओं को ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए, और बहुभाषिक अपने भारत के देश में बहुत सारी जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती चली जाएंगी या फिर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी, कम लोगों के बीच में ही बोली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाषा एक माध्यम होता है जिससे इंसान अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है, और वो भाषा जो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, अल्पसंख्यक भाषाएं, तो फिर उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो अपनी भाषा में अपने आप को, अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता था, वो कहीं ना कहीं उस प्रदर्शन से, अपनी क्षमता को दिखाने से दूर हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे करके लोग अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, उनका विकास नहीं कर पाएंगे, उनसे दूर होते चले जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं राष्ट्र को भी नुकसान है, क्योंकि आप राष्ट्र की क्षमता के विकास को रोकने जैसी वाली बात हो जाएगी। आगे क्या लिखा है देखिए, हालांकि भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बहस है वो बहुत पुरानी है, लेकिन धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर जो नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, वह सब अंग्रेजी और उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर कोई नीति आ गई, इंटरनेट के ऊपर कोई नीति आ गई, कोई विनियमन है, रेगुलेशन है, सरकार कर रही है, वो भी इंग्लिश में, तो वो यही बात कर रहे हैं कि हर चीज़ आप इंग्लिश के इर्द गिर्द ही बना रहे हैं। तो बाकी जो भाषाएं हैं उनमें कैसे लोग समझेंगे कि हमें करना क्या है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंग्लिश या बाकी एजुकेशन को लेके बहुत बड़े स्तर पे अपने देश में
लिटरेसी नहीं है, शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं है, उसका खामियाजा है कि कि उसका खामियाजा यही है कि अपनी भाषाएं तो लोग जान रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषाओं में सारे लोग निपुण नहीं हैं। इसलिए नीति निर्माण, अनुपालन की मानसिकता, शिक्षण, शोध और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता चला गया। भारतीय भाषाओं को द्वितीयक होना पड़ा। द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी, मतलब मेन जो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो अंग्रेजी का हो गया। उसके बाद जो दूसरे नंबर का दर्जा है वो कहीं ना कहीं भारतीय भाषाओं को मिल गया, इसलिए उनको द्वितीयक कहा जा रहा है। अब यही है कि इसका जो नुकसान है वो सामान्य संदर्भों में हुआ है, उसका मूल्यांकन होना बाकी ही था कि आज इन्हीं कारणों से डिजिटल संदर्भों में भारतीय भाषाओं और प्रकारांतर से उसके मूल भाषा भाषियों को जो नुकसान हो रहा है वह पहले से अधिक भयावह है। आगे लिखा है कि अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, ठीक है, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें अगर देश की भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई दी गई होती तो भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के संघर्ष में एक बेहतर स्थिति में होते और आज कृत्रिम मेधा वाले दौर में उन पर आसन्न नए खतरे अपेक्षाकृत कम होते। तो ये कह रहे हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट का दौर है और अंग्रेजी का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हर वो चीज़ जो डिजिटली उपलब्ध है वो अंग्रेजी भाषा में है और जो भारतीय भाषाएं हैं वो और पिछड़ती चली जा रही हैं, वो और सिकुड़ती चली जा रही हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पहले से ऐसी नीति बनती, लोग सोचते नीति निर्माता कि समय के साथ साथ अंग्रेजी के टक्कर में हम भारतीय भाषाओं को भी कहीं ना कहीं हमें मुख्य तौर पे इंटरनेट और बाकी डिजिटल बातों के लिए डेवलप करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय भाषाएं आज अंग्रेजी भाषा को टक्कर देते हुए नजर आती। अब देखिए कुछ संविधान की बात इन्होंने लिखी है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी सोची समझी बात लिखी संविधान में। और ये पॉइंट जो फैक्ट है आपका ऑरेंज से जो हाईलाइटेड है, ये आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे कि हमारे संविधान निर्माता इसको लेकर सजग थे और भाषाई जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा था, वो अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 यानी कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के माध्यम से उन्होंने कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। फिर आर्टिकल 29 क्लॉज 2 यानी अनुच्छेद क्लॉज 2 द्वारा राज्य निधि से सहायता प्राप्त वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 30 क्लॉज 1 अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के माध्यम से भाषा सहित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार की व्यवस्था की गई थी। ये उस समय उन लोगों ने सोचा था, अपने संविधान बनाने वालों ने, कि हर भाषा का अपना महत्व है और उसके संरक्षण के लिए हम जरूरी है कि हम संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान लिखें कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनको और भी तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। आज भारत की विशाल आबादी है जिसमें स्मार्टफोन के प्रयोक्ताओं की वृहद संख्या है, इंटरनेट की भारी खपत है और नागरिकों की सोशल मीडिया में सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में उपस्थिति अभूतपूर्व और संख्या की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर निर्णायक है। बिल्कुल इतनी बड़ी संख्या में आज हम लोग मौजूद हैं इंटरनेट पर कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रहता है किसी भी चीज़ में। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय भाषाओं की जो डिजिटल क्षमता है वो द्वितीयक है। आगे लिखते हैं कि इसलिए भी हमने भाषाओं को द्वितीयक बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। इसलिए वैश्विक आबादी में सर्वोच्च स्थान होने के बावजूद हमारी भाषाएं डिजिटल उत्पादों में उस मात्रा में नहीं दिखती हैं। इंटरनेट सोसाइटी फाउंडेशन के मई 2023 के एक आंकड़े के अनुसार वेब पृष्ठों के मतलब वेब पेजेस के माध्यम के रूप में अंग्रेजी 55% वेबसाइटों की भाषा है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से तो 55% वेबसाइट, आधे से अधिक वेबसाइट तो आप वैसे ही नहीं यूज़ कर पाएंगे सही से। और दूसरे स्थान पर जो कोई ऐसी भाषा जो सबसे अधिक यूज़ हो रही है वेब पृष्ठों में, वेब पेजेस में अंग्रेजी के बाद में, तो वो स्पेनिश है जिसका परसेंट कितना है 5। तब सोच लीजिए कि 60% जो दुनिया के वेब पेजेस हैं, वेब पृष्ठ हैं, वो सिर्फ 2 भाषाओं से बने हुए हैं और उसमें भी मुख्यतः इंग्लिश है जो कि 55% सारे वेब पेजेस के बराबर है। मतलब सारे वेब पेजेस आज 55% अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं।
अच्छा, इस सूची में ये बोलते हैं कि शीर्ष 10 भाषाओं में किसी भी भारतीय भाषा का कोई नाम लेवा भी नहीं है। बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसी बुनियाद पर कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भाषाई सामर्थ्य विकसित होता है। यहाँ कृत्रिम मेधा की स्वीकृति की गति को समझना आवश्यक है। कृत्रिम मेधा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये गति को समझाते हैं कि देखिए चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी को अपने 10 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने में केवल 2 महीने का समय लगा। क्यों? क्योंकि उसका लैंग्वेज इंग्लिश था, उसने बहुत जल्दी अपने ग्राहकों तक पहुंच बना ली। जबकि ये कहते हैं कि बाकी संख्या तक पहुंचने में दूसरे इंटरनेट उत्पाद जैसे कि ट्विटर हो गया, तो ट्विटर को 5 साल लग गया, 5 महीना लग गया, 5.5 साल लग गया अपने लोगों तक उतने पहुंचने में। फेसबुक को 4.5 साल लग गया, व्हाट्सएप को 3.5 साल हो गया। इस तरीके से वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस गति में भारतीय भाषाएं तो द्वितीयक हैं ही। अब द्वितीयक शब्द इन्होंने बार बार जानबूझ के इसलिए फोकस किया हुआ है ताकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय भाषाओं का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो कहीं ना कहीं द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी हो गया, और प्राइमरी जो फोकस है या प्राइमरी जो महत्व इम्पोर्टेंस है वो अंग्रेजी भाषा लेती हुई दिख रही है। तो गौरतलब है कि इस गति में भारतीय भाषाएं तो द्वितीयक हैं ही, लेकिन ये बोलते हैं कि संख्या बल में सर्वाधिक होने के कारण भारतीय उपभोक्ता प्राथमिक है, जिनको अपनी भाषाओं से परे अंग्रेजी की प्राथमिकता को स्वीकार करना ही पड़ रहा है। ऐसे में हमारी स्थिति बनी हुई है किसी मेहनताना के मजदूर जैसी, बिना मेहनताना के मजदूर जैसी। पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़रूरत के लिए अंग्रेजी को हर जगह अपनाना पड़ रहा है। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं नहीं हैं, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से इस वैश्विक ग्लोबल जो कंपटीशन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, इसमें हमारी 8वीं अनुसूची की कोई भी भाषा नहीं दिख रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं ये अपने भारत में मुख्य तौर पे बोली जाती हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं इन भाषाओं को। तो ये बोल रहे हैं कि जब ये भाषाएं इंटरनेट पे कहीं नहीं दिख रही हैं ग्लोबल कंपटीशन में, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो जो इनसे भी कम बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनको आप क्या ही सोचेंगे कि उन पे क्या डिजिटल उनका फ़ायदा होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि कोई अपनी भाषा जान रहा है तो सिर्फ किसी भाषा को जानने की वजह से वो सामर्थ या असमर्थ नहीं होना चाहिए डिजिटली युग में, डिजिटल एज में और इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। तो कह रहे हैं कि चूंकि आप ये भाषा जानते हैं, उसमें कोई डिजिटल साक्षरता नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आप 50% से अधिक इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। जब आप इंटरनेट का पेज यूज़ कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा सामर्थ्यवान होंगे, आप ज़्यादा कैपेसिटी आप डेवलप कर पाएंगे। ये इसी पे कह रहे हैं कि सिर्फ भाषा को जानने और न जानने के आधार पे आपका कैपेसिटी जो क्षमता है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, जबकि असर पड़ रहा है। इसी बात को आगे करते हुए ये बोलते हैं कि उपलब्ध डिजिटल सुविधाएं, लिखें, ये बोलते हैं कि उपलब्ध जो भी हैं डिजिटल सुविधाओं की, उनकी स्वाभाविक भाषा अंग्रेजी होने के कारण देश में आम आदमी जो सिर्फ अपनी भाषा जानता है उनके शोषण की संभावना और बढ़ रही है। जैसे देश में यूपीआई के माध्यम से पैसे का लेन देन एक क्रांति की तरह दिखता है, और इसका सुदूर यानी कि इसकी जो पहुंच है वो ग्रामीण बाजार में भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप नॉर्मल शहर में भी जाते हैं, गांव क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको ऐसे क्यूआर कोड लगा हुआ गूगल पे और पेटीएम, इसमें पेमेंट करने के लिए दुकान पे सामान के ऊपर रखा रहता है डिजिटल पेमेंट के लिए। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि जनधन योजना के तहत एक बहुत बड़े ऐसे तबके को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है जो इससे पहले शायद कभी बैंक में गया भी नहीं हो। इन लोगों के लिए यूपीआई और स्मार्टफोन तो बहुत नई बात है। ऐसे में मोबाइल पर प्रचालन प्रणाली में अंग्रेजी के वर्चस्व और अल्पसंख्यक भाषाओं की अनुपस्थिति भी साइबर अपराध के विस्तार में एक कारक बन रही है। राष्ट्रीय अपराध इसमें इन्होंने ये बोला कि देखिए इनको इंग्लिश तो पता नहीं है, अभी हाल ही में ये बैंक से जुड़े हुए हैं, इनको अपनी भाषा तो मान लीजिए पता है लेकिन इंग्लिश क्यों जानते नहीं हैं। सारी जो चेतावनी है, साक्षरता है, समझ है, वो अंग्रेजी में सब जगह लिख रखी है। अब इनको इंग्लिश पता नहीं है तो ये डिजिटली उतने एम्पावर नहीं है, डिजिटली उतने मजबूत नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है कि चीज़ों को समझ सके कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। और नतीजा क्या होता है कि साइबर फ्रॉड और ये जितने भी डिजिटल फ्रॉड होते हैं उसके ये लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसी बात को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि इनके अनुसार वर्ष 2022 में साइबर अपराध के जहां लगभग 66,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए थे, वो 2021 की तुलना में 25% के आसपास से भी अधिक है। इसमें से अधिकांश मामले ऑनलाइन की खरीदारी, एटीएम और ओटीपी आधारित बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले हैं। इस तरह भारतीय भाषाओं की डिजिटल अनुपस्थिति ने शातिर अपराधियों के हौसले को और बढ़ा दिया है। अब भाषा का उपयोग सिर्फ घर, परिवार और समाज से संवाद के लिए नहीं होता है, बल्कि मशीनों को निर्देश देने के लिए भी किया जा रहा है। तो इन सब में निसंदेह अंग्रेजी का अपना वर्चस्व है। लेकिन अब बाजार अपने दूसरे चरण के विस्तार के रूप में अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ना शुरू कर चुकी है। तो अब ये थोड़ा सा पॉजिटिव एरिया में हमें ले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि अंग्रेजी का अपना वर्चस्व है, भारतीय भाषाएं द्वितीयक हैं, पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो अपनी भाषाएं तो जान रहा है, अल्पसंख्यक भाषाएं तो जान रहा है देश में, लेकिन इंग्लिश को नहीं जान रहा है अच्छे तरीके से, तो वो साइबर फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड, इन सब का शिकार भी हो रहा है, या फिर अपने फ़ायदे के लिए, अपने सर्वोच्च क्षमता को पाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए भी वो पढ़ नहीं पा रहा है इंटरनेट पे चीज़ों को। ये बात तो ये लिख रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं। जो अपनी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जुड़ रही हैं। कैसे? तो ये देते हैं एग्जाम्पल कि भारत सरकार कृत्रिम मेधा आधारित भाषा संचालन एक टूल स्थापित की है, बनाई है भारत सरकार, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा आधारित आपका एक भाषा संसाधन टूल है। क्या नाम है? जिसका नाम है भाषिनी। तो भाषिनी को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है। इनके माध्यम से जो भारतीय भाषाएं हैं, उनकी डिजिटल क्षमता के विकास की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। तो असल में ये यही बात पूरे अपने संपादकीय में बता रहे हैं कि भारतीय भाषाओं को, अलग अलग भारतीय भाषाओं को जो लोग जान रहे हैं, उनकी भी डिजिटल क्षमता का विकास होना चाहिए। मगर आवश्यकता इस बात की है कि इसकी जो गति है और जो इसकी मात्रा है, वो दोनों बढ़ाई जाए, ताकि समय रहते अधिकतम भारतीय भाषाओं को कृत्रिम मेधा से जोड़ा जा सके। साथ ही लोगों को ये भी जागरूक किया जा सके कि उनके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है, उनके साथ कैसे गलत हो सकता है। उनको ओटीपी किसी हर एक को नहीं बताना है। बैंक में लिटरेसी, यानी कि बैंकों को लेके जो साक्षरता है, उसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, अन्यथा देश की हजारों भाषाओं का असमय अवसान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाषाएं जो हैं आजकल, उनका इम्पोर्टेंस, उनका जो महत्व है, वो सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप अपने परिवार, रिश्तेदार, लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं, बल्कि आज के डिजिटल युग में आपकी भाषा आपको सामर्थ्यवान बना रही है, क्षमतावान बना रही है, या फिर अपंग बना रही है। क्या आप नॉलेज से जो इंटरनेट पे मौजूद है उससे दूर जा रहे हैं? अगर आप दूर उससे हो जाएंगे, आप पिछड़ते हुए नज़र आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपनी भाषा छोड़ के आप अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेजी या फिर दूसरी ऐसी भाषाओं पे फोकस करेंगे, जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि इंटरनेट पे पढ़ने पे मुझे फ़ायदा तो हो रहा है कम से कम। अब आप कोई मान लीजिए भाषा जानते हैं, आप रहते हैं कहीं पे दूर दराज भारत के किसी गाँव में, अब उस भाषा को बोलने का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना। फिर आप देख रहे हैं कि चलो अंग्रेजी है, हिंदी है, इसमें तो बहुत सारे वेबसाइट उपलब्ध हैं, तो क्यों ना इन भाषाओं को सीखें। आपने उस भाषा को सीखने की कोशिश की, अपनी भाषा को कम लोगों के बीच में बोला, तो फिर आपकी जो अगली पीढ़ी होगी वो और कम बोलेगी। इस तरीके से ये कह रहे हैं कि हज़ारों भाषाएं तो विलुप्त हो जाएंगी आज के समय में। साथ ही उनकी सांस्कृतिक थाती, देश की विविधता के अनेक रंग और सबसे महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति का अपनी भाषा में डिजिटल जीवन का अधिकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं, इनका निष्कर्ष यही है कि सभी भाषाओं को आप उचित सम्मान दीजिए। और सम्मान कैसे देंगे? जितनी भी ये डिजिटल साक्षरता है, लिटरेसी है, या फिर इंटरनेट के बहुत सारी जो पेजेस, इंटरनेट पे जो पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, वेब पृष्ठ हैं, इनकी जो भाषाएं हैं, उनको और भी भाषाओं में अनुवादित करवाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सिर्फ अंग्रेजी जानने की होड़ नहीं मचेगी कि और लोगों को लगेगा कि चलो अंग्रेजी अगर हमें नहीं भी आती है, अपनी भाषा भी आती है, तो अपनी भाषा में इंटरनेट पे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमें रोज़गार मिल सके, जिससे हमें कोई आइडिया मिल सके, जिससे हम कुछ बड़ा कर सकें। इसी बात को ये पूरे संपादकीय में लिखने की कोशिश करते हैं। एक अलग एंगल से देखने की इन्होंने कोशिश की है। भाषा को कहीं ना कहीं डिजिटल युग से जोड़ना अपने आप में बड़ा वाकई एक नया और एक अलग सोच है।
और इस संपादकीय का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।